नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा मॉड्यूल संख्या 7 हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाएं एवं उनका शिक्षण भाग 2 में आपका स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है रचना शिक्षण की प्रणाली एवं पद। इसके पूर्व के व्याख्यानों में हम लोगों ने जो विभिन्न विधाएं थी उनका कैसे शिक्षण किया जाएगा, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं और पद क्या होते हैं, इस पर बात कर चुके हैं। और आज के व्याख्यान में जो रचना शिक्षण की प्रणाली एवं पद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो रचना शिक्षण की प्रणाली के अंतर्गत जिन प्रणालियों की बात की जाएगी वो इस प्रकार से हैं: उद्बोधन प्रणाली, प्रवचन प्रणाली, रूपरेखा प्रणाली, स्वाध्याय प्रणाली, आदर्श अनुकरण प्रणाली, वाद विवाद या तर्क प्रणाली, रचना शिक्षण के पद और निष्कर्ष। रचना शिक्षण भाषा शिक्षण की वह शाखा है जिसमें विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता, सृजनात्मकता और तार्किकता का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रभावी, सशक्त और छात्र केंद्रित बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न शिक्षण प्रणालियों का चयन और प्रयोग किया जाता है। रचना शिक्षण की ये प्रणालियां न केवल विषय वस्तु को रोचक और अर्थपूर्ण बनाती हैं, बल्कि विद्यार्थियों की भाषिक विविधता और मानसिक स्तर के अनुरूप उन्हें सीखने का अवसर भी देती हैं। तात्पर्य यह है कि जो विभिन्न प्रणालियों की बात हो रही है वो बहुत ही प्रमुख हो जाती है, क्योंकि रचना शिक्षण वह शाखा होती है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति, जो भी उनके विचार है उनकी अभिव्यक्ति कर पाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि उनके अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता, सृजनात्मकता और तार्किकता का निर्माण जो है वो रचना शिक्षण के माध्यम से ही होता है। अर्थात इस प्रक्रिया को, जो रचना शिक्षण की जो प्रक्रिया है, इसको अधिक प्रभावी बनाना है, सशक्त बनाना है और छात्र केंद्रित बनाने के लिए जो इसको पढ़ाने की प्रणालियां हैं उनका उपयुक्त चयन करना प्रमुख हो जाता है। इस प्रकार से ये जो विभिन्न प्रणालियां हैं रचना शिक्षण की, ये विषय वस्तु को केवल रोचक या अर्थपूर्ण नहीं बनाती हैं, बल्कि विद्यार्थियों की जो भाषिक विविधता है, मतलब कक्षा में अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी विभिन्न भाषी क्षेत्रों से होते हैं और विभिन्न भाषा को बोलने वाले होते हैं। तो जो भाषिक विविधता है और मानसिक स्तर के अनुरूप उन्हें सीखने का अवसर भी देती है। प्राथमिक स्तर पर जहां आदर्श अनुकरण प्रणाली, चित्र आधारित प्रणाली और प्रश्नोत्तर प्रणाली अधिक उपयुक्त मानी जाती है, वहीं उच्च स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रवचन प्रणाली, रूपरेखा प्रणाली और उद्बोधन विधि के माध्यम से विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच को दिशा देने की आवश्यकता होती है। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी अपेक्षाकृत अधिक आत्मनिर्भर और चिंतनशील होते हैं, अतः इस स्तर पर वाद विवाद प्रणाली, स्वाध्याय प्रणाली, विचार विनिमय प्रणाली तथा तर्क प्रणाली जैसी विधियां रचना शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और संवादपरक बनाती है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो रचना शिक्षण की विभिन्न प्रणालियां हैं, वो जो शिक्षा के स्तर हैं, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर, इन स्तरों के अनुसार देख करके, क्योंकि विभिन्न स्तरों की जब बात करते हैं तो उन स्तरों पर विद्यार्थी किस प्रकार की, उनकी आयु कैसी है और उनका मानसिक स्तर किस प्रकार का है, तो उसके अनुसार जो विभिन्न प्रणालियां उनमें से एक उपयुक्त प्रणालियों का चयन किया जाता है। जैसे अगर हम प्राथमिक स्तर पर बात करें तो वहां पर चित्र आधारित विधि या प्रणाली बहुत ही कारगर होती है, क्योंकि बच्चों को रचना करना सिखाना है, कुछ लिखना सिखाना है, वाक्यों के गठन से सिखाना है। तो अगर उनके सामने चित्र प्रस्तुत होंगे और चित्र में जो भी उनको दिखाई दे रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछ करके और विद्यार्थी जब प्रतिक्रिया देंगे तो उन्हीं प्रतिक्रियाओं को कहा जाए कि आप उपयुक्त तरीके से लिखें। तो इस प्रकार से प्राथमिक स्तर पर अनुकरण प्रणाली जैसा शिक्षक करेगा उसी तरह से विद्यार्थी उसी का अनुकरण करते हैं। प्रश्नोत्तर प्रणाली, तो विभिन्न स्तरों पर रचना शिक्षण की विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर उपयोगी रचना शिक्षण की प्रणालियां: पहली उद्बोधन प्रणाली, प्रवचन प्रणाली, रूपरेखा प्रणाली,
स्वाध्याय प्रणाली, आदर्श अनुकरण प्रणाली और वाद विवाद प्रणाली। उद्बोधन प्रणाली। रचना शिक्षण में उद्बोधन प्रणाली का प्रयोग विद्यार्थियों की चिंतनशीलता, कल्पना शक्ति और रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यह प्रणाली विद्यार्थियों को ऐसा अनुभव प्रदान करती है जिससे वे भीतर से रचना के लिए उत्साहित हों। इसमें शिक्षक छात्रों को चित्र, कहानी, कविता, दृश्य, अनुभव या प्रश्नों के माध्यम से मानसिक रूप से उद्बोधित करता है ताकि वे उस विषय को लेकर चिंतन एवं कल्पना करें और फिर अभिव्यक्त को यह विधि विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए सहायक होती है जो लेखन में संकोच करते हैं या प्रारंभ में विचार को एकत्रित नहीं कर पाते हैं। रचना शिक्षण की यह प्रणाली भाषा को यांत्रिक अभ्यास से निकाल करके सजीव अनुभव में बदल देती है। इस प्रणाली का नियमित प्रयोग विद्यार्थियों में न केवल लेखन कौशल को सशक्त करता है बल्कि उन्हें जीवन से जुड़े जो विभिन्न विषय हैं उन पर सोचने की क्षमता भी प्रदान करता है। अर्थात उद्बोधन प्रणाली का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में चिंतनशीलता, कल्पना शक्ति और रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करना है। ये एक ऐसा अनुभव प्रदान करती है जिसमें जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को चित्र, कहानी, कविता, दृश्य, अनुभव या प्रश्नों के माध्यम से मानसिक रूप से उद्बोधित करता है ताकि विद्यार्थी जो है वो उन विषयों पर सोचें, उस पर कल्पना करें और फिर अभिव्यक्ति करें। इस प्रकार से ये यांत्रिक अभ्यास से निकाल करके सजीव जो अनुभव हैं, जो सामने के हमारे अनुभव होते हैं, उनमें बदल देती है। इसका उदाहरण है कि शिक्षक कक्षा में एक रंगीन चित्र दिखाते हैं जिसमें एक बस स्टैंड दर्शाया गया है और उसमें दिखाया जा रहा है कि लोग खड़े हैं, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं बातें कर रही हैं और कुछ यात्री टिकट खिड़की पर हैं। अब शिक्षक विद्यार्थियों से कहते हैं, इस चित्र को ध्यान से देखो और कल्पना करो कि तुम वहीं खड़े हो। वहां क्या हो रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। अब रचना विषय दिया जाता है, बस स्टैंड पर एक दिन, इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। अर्थात जो उद्बोधन विधि है वो उद्बोध करती है, सारी चीजें सामने प्रस्तुत कर दी जाती हैं, कह सकते हैं कि संकेत दे दिए जाते हैं और उन संकेतों के आधार पर विद्यार्थियों को विशिष्ट जो संदर्भ है या संकेत है उसके आधार पर एक अनुच्छेद की रचना करनी होती है। जैसे इस उदाहरण में बताया गया है कि एक बस स्टैंड पर एक दिन की बात कही जा रही है और इस शीर्षक पर लिखने के लिए, एक अनुच्छेद लेखन करने के लिए कक्षा में दिखाया गया इस तरह का चित्र जहां पर लोग खड़े हैं, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं हैं और कुछ लोग टिकट खरीद रहे हैं। तो वहां का जो परिदृश्य दिख रहा है उसको सोच समझ करके फिर विद्यार्थी उस पर अनुच्छेद लेखन का कार्य करते हैं। प्रवचन प्रणाली। प्रवचन प्रणाली शिक्षण की एक पारंपरिक एवं व्यवस्थित विधि है जिसमें शिक्षक किसी विषय वस्तु पर विस्तृत रूप से सुनियोजित, स्पष्ट और अनुशासित रूप में मौखिक प्रस्तुति देता है। रचना शिक्षण में इस प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब शिक्षक विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट लेखन विधा जैसे निबंध लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन आदि के स्वरूप, उद्देश्य, भाषा शैली और लेखन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देता है। इस विधि में विद्यार्थी श्रोता की भूमिका में होते हैं और शिक्षक द्वारा दिए गए तथ्यों और निर्देशों को सुनकर रचना की तैयारी करते हैं। प्रवचन प्रणाली विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान और अवधारणात्मक स्पष्टता के लिए उपयोगी है। विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब किसी लेखन विधा का प्रारंभिक परिचय कराना हो। हालांकि ये प्रणाली कम सहभागिता वाली होती है, फिर भी विषय की गंभीरता और स्पष्टता, जो रूपात्मक स्पष्टता है, उसको स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अर्थात कह सकते हैं कि प्रवचन प्रणाली एक व्यवस्थित और पारंपरिक प्रणाली है, जिसमें शिक्षक किसी भी विषय वस्तु पर विस्तृत रूप से सुनियोजित, स्पष्ट और अनुशासित रूप में मौखिक प्रस्तुति देता है। कोई भी पाठ्य पुस्तक है, उसमें कोई विषय है, कोई भी शीर्षक है, तो उस पर जो शिक्षक है वो पूर्ण रूप से मौखिक प्रस्तुति दे रहा है, सारी चीज़ों को मौखिक रूप से स्पष्ट कर रहा है और वो जो मौखिक स्पष्टता है वो सुनियोजित है। सारी चीज़ें पहले से निर्धारित कर दी गई हैं। इस प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विशिष्ट लेखन विधा की जानकारी देनी होती है, जैसे निबंध लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन। तो उसका क्या स्वरूप होगा, निबंध लिख रहे हैं तो किस शैली में लिखा जाएगा, किस उद्देश्य के साथ लिखा जाएगा और कैसे लेखन प्रक्रिया होगी, इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो प्रवचन प्रणाली में दी जाती है। इस कारण से ये प्रणाली विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान और अवधारणात्मक स्पष्टता के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये लेखन विधा का प्रारंभिक परिचय कराना हो, तब इस विधि का बहुत प्रयोग करना बहुत ही सार्थक हो जाता है और कह सकते हैं कि ये विषय की गंभीरता और रूपात्मक स्पष्टता को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रवचन प्रणाली का उदाहरण विषय है अनुच्छेद लेखन का प्रारूप और शैली। शिक्षक विद्यार्थियों को एक कक्षा में अनुच्छेद लेखन के विषय में प्रवचन देता है। वह बताता है कि अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार, सहायक तथ्य और निष्कर्ष का उचित क्रम कैसे होना चाहिए। अर्थात विषय दे दिया गया कि अनुच्छेद लेखन का प्रारूप और शैली। तो विद्यार्थियों को जो शिक्षक है वो अनुच्छेद लेखन के विषय में बता रहा है, पूरी तरह से मौखिक प्रस्तुतिकरण दे रहा है कि जो अनुच्छेद लेखन लिखा जाएगा तो उसमें मुख्य विचार क्या होगा, सहायक तथ्य क्या होंगे और निष्कर्ष क्या होगा, अर्थात इन सबको लिखने का क्रम क्या होगा। निष्कर्ष सबसे अंत में लिखा जाएगा, सहायक तथ्य या मुख्य विचार हमारे ये बिंदु कहाँ पर आएंगे, इन सबकी पूरी जानकारी जो है वो प्रवचन प्रणाली में दी जाती है। साथ ही वह उदाहरण के रूप में पुस्तकालय का महत्व विषय पर भी अनुच्छेद पढ़कर सुनाता है और उसमें प्रयुक्त भाषा, वाक्य विन्यास और विचार संगठन की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इसके पश्चात वह विद्यार्थियों को हमारा विद्यालय विषय पर अनुच्छेद लिखने को कहता है। रूपरेखा प्रणाली। रूपरेखा प्रणाली रचना शिक्षण की एक प्रभावी विधि है, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को विषय वस्तु की एक सुस्पष्ट और क्रमबद्ध रूपरेखा प्रदान करता है। अर्थात जो रूपरेखा प्रणाली है उसमें शिक्षक विद्यार्थियों को जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसकी सुस्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट रूपरेखा और एक क्रमबद्ध रूपरेखा कि क्या जो विषय वस्तु है उसके कई सारे बिंदु हैं, तो किन बिंदुओं को हमें कब कब कैसे पढ़ाना है और उनका क्रम क्या होगा। प्राथमिकता के अनुसार उनके क्रम को निर्धारित कर दिया जाता है, अर्थात एक रूपरेखा प्रदान कर दी जाती है जिससे वे उसी के आधार पर विस्तार पूर्वक लेखन करते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य यह है कि छात्र लेखन में भ्रमित ना हों और उनके विचार एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हों। यह प्रणाली विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है जो रचना के प्रारंभिक चरण में होते हैं। अर्थात क्योंकि सारी चीजें पहले से स्पष्ट हो जाती हैं, सुस्पष्टता होती है और जो विषय वस्तु है उसके जो भी बिंदु हैं उनको क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट कर दिया जाता है, उनकी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी जाती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये प्रणाली जो है वो विचारों को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, ये एक निश्चित दिशा की ओर ले जाती है और ये प्रारंभिक चरण में सहायक होती है। शिक्षा का जो प्रारंभिक चरण है उसमें ये सहायक होती है। या कह सकते हैं कि जिन्हें विषय पर स्वतंत्र रूप से लिखने में कठिनाई होती है, एक तो प्रारंभिक चरण है, दूसरा कि ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे लोग जिनको लिखने में स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने में कठिनाई हो रही है, उनके लिए भी ये विधि उपयोगी होती है। रूपरेखा द्वारा विषय का परिचय, प्रमुख बिंदु, तर्क या घटनाओं का क्रम और निष्कर्ष पहले से तय कर दिए जाते हैं। मतलब रूपरेखा पहले से बन जाती है कि हमारे प्रमुख बिंदु क्या होंगे, घटनाओं का क्रम क्या होगा और निष्कर्ष क्या होगा, जिससे छात्र उस ढांचे के भीतर अपने शब्दों में भाव प्रकट करते हैं। यह प्रणाली विद्यार्थियों में विचारों के संगठन, अनुशासित लेखन और तार्किकता का विकास करती है। साथ ही यह रचना की स्पष्टता और संप्रेषणीयता को भी सशक्त बनाती है। रूपरेखा प्रणाली का उदाहरण
विषय वृक्षारोपण का महत्व, इस पर निबंध लिखना है। तो रूपरेखा शिक्षक द्वारा जो बोर्ड पर बनाई जा रही है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना में पर्यावरण का संकट की बात आ रही है। फिर वृक्षों का महत्व जीव की जीवनदायिनी भूमिका के संदर्भ में है। वर्तमान स्थिति, पेड़ों की कटाई और परिणाम, जो वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है उस वहां पर पेड़ों की कटाई हो रही है और उसका क्या परिणाम मिल रहा है हम लोगों को। समाधान, वृक्षारोपण क्यों और कैसे, क्यों जरूरी है और कैसे हम वृक्षारोपण करें। फिर निष्कर्ष, जन जागरूकता की आवश्यकता। तो इस प्रकार से वृक्षारोपण का महत्व एक शीर्षक है निबंध लेखन का, और उसकी जो रूपरेखा बनाई गई है वो प्रस्तावना, वृक्षों का महत्व, वर्तमान स्थिति, समाधान और निष्कर्ष के संदर्भ में बनाई गई है। शिक्षक इस रूपरेखा को विस्तार से समझाता है और फिर विद्यार्थियों से कहता है कि अब आप इसी रूपरेखा के अनुसार 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए। यह विधि लेखन को क्रमबद्ध, तार्किक और विषय परक बनाती है। साथ ही विद्यार्थियों को लेखन की मूल संरचना को समझने में भी सहायता देती है। स्वाध्याय अथवा मंत्रण प्रणाली। स्वाध्याय अथवा मंत्रणा प्रणाली रचना शिक्षण की वह विधि है जिसमें विद्यार्थियों को स्वतः अध्ययन एवं लेखन अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अर्थात स्वयं से अध्ययन करना और लेखन करने का जो अवसर प्रदान किया जा रहा है, लेखन अभ्यास का जो अवसर प्रदान किया जा रहा है, वो रचना शिक्षण की स्वाध्याय या मंत्रण प्रणाली के अंतर्गत ही होता है। शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत अथवा छोटे समूहों में मंत्रणा के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है। व्यक्तिगत या छोटे समूह में जब जो बनाए जाते हैं छोटे छोटे समूह जिसमें मंत्रणा की जाती है, उसी के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है शिक्षक के द्वारा। यह प्रणाली शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि विद्यार्थी केंद्रित होती है, जहां छात्र विषय पर स्वयं विचार करते हैं, प्रारूप बनाते हैं और स्वतंत्र रूप से रचना तैयार करते हैं। इसके बाद शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी या छोटे समूह के साथ बैठकर रचना पर, जो रचना की गई है उस पर चर्चा, सुधार के सुझाव और भाषा संबंधी मार्गदर्शन देता है। अर्थात कहा जाता है कि स्वाध्याय जो भी काम किया गया है, शिक्षक उसके संदर्भ में शिक्षक जो है वो व्यक्तिगत रूप से उस पर मंत्रणा के लिए प्रेरित करता है या फिर छोटे छोटे समूह बना करके उस पर आपस में वार्तालाप करने के लिए, चर्चा करने के लिए शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। तो ये शिक्षक केंद्रित नहीं है बल्कि विद्यार्थी केंद्रित ये प्रणाली है। हाँ, ये है कि जो भी विचार विमर्श किए जा रहे हैं उस जो छोटे छोटे समूह में या व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श किए गए हैं, तो उसमें क्या सुधार हो सकता है और उससे संबंधित शिक्षक जो है वो मार्गदर्शन देता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया विद्यार्थियों की आत्मचिंतनशीलता, आत्मनिर्भरता और लेखन में सुधार की क्षमता को भी बढ़ाती है। मतलब क्योंकि शिक्षक जो है वो एक मार्गदर्शक के रूप में सामने उपस्थित है और सारी प्रक्रिया जो है वो विद्यार्थियों के द्वारा की जा रही है। विशिष्ट विषय पर, शीर्षक पर विद्यार्थी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं या स्वयं से समझने का प्रयास कर रहे हैं और स्वयं से समझ करके फिर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और किसी एक उचित निष्कर्ष की ओर पहुंच रहे हैं। तो जो वार्तालाप चल रही है वो एक सही ढंग से चले, एक स्वस्थ वार्तालाप हो, उसमें और क्या सुझाव आ सकते हैं। तो इन सब के संबंध में जो एक शिक्षक है वो मार्गदर्शक के रूप में होता है और एक निर्देशक के रूप में होता है। इस कारण से यह प्रणाली विद्यार्थियों की आत्मचिंतनशीलता, आत्मनिर्भरता और लेखन में सुधार की क्षमता को भी बढ़ाती है। साथ ही यह विधि शिक्षक विद्यार्थी के बीच संवाद को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे रचना, व्यक्तिगत विकास की गुंजाइश बढ़ती है रचना में। और यह प्रणाली विशेषता माध्यमिक और उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मतलब इसके माध्यम से, रचना शिक्षण की इस प्रणाली के माध्यम से, जो कि स्वाध्याय और मंत्रण प्रणाली है, व्यक्तिगत सुधार की गुंजाइश बढ़ती है। साथ ही साथ माध्यमिक और उच्चतर कक्षाओं के लिए भी ये उपयुक्त मानी जाती है। स्वाध्याय अथवा मंत्रणा प्रणाली का उदाहरण विषय है प्लास्टिक प्रदूषण एक चुनौती, इस पर निबंध लिखना है। प्रक्रिया क्या होगी? शिक्षक विद्यार्थियों को विषय देता है और निर्देश देता है कि वे स्वयं जानकारी एकत्र करें। जानकारी एकत्र करने के साधन क्या हो सकते हैं? पुस्तक, समाचार, इंटरनेट आदि। दूसरा, विद्यार्थी निबंध की रूपरेखा बनाते हैं और फिर लेखन करते हैं। विद्यार्थी ने जो भी सामग्री थी
अध्ययन सामग्री उसको विभिन्न स्रोतों से एकत्र कर लिया, पुस्तक से, समाचार पत्र से या इंटरनेट से। अब उसके पश्चात विद्यार्थी स्वयं जो उनको विषय दिया गया है उसकी से संबंधित निबंध लिखने की रूपरेखा तैयार करते हैं और फिर लेखन करते हैं। अगले दिन शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी या 3-4 के समूह के साथ बैठकर उनकी रचनाओं को पढ़ता है और व्यक्तिगत सुझाव भी देता है, जैसे कि विषय का विस्तार कहाँ किया जा सकता था, कौन से वाक्य अधिक स्पष्ट हो सकते थे या भाषा में कहाँ पर शुद्धता की आवश्यकता है। आदर्श अनुकरण प्रणाली। आदर्श अनुकरण प्रणाली रचना शिक्षण की वह विधि है जिसमें विद्यार्थियों को उच्च कोटि की आदर्श रचनाएं पढ़ाकर या सुनाकर उन्हें उसी शैली, संरचना अथवा भाषा प्रयोग का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब आदर्श अनुकरण, शिक्षक के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या कोई भी को हम आदर्श मान लेते हैं और उसका जब अनुकरण करते हैं तो वो हमारी आदर्श अनुकरण प्रणाली कहलाती है। उच्च कोटि की जो आदर्श रचनाएं हैं उनको पढ़ा जाता है और उसमें वो रचनाएं किस शैली में लिखी गई हैं या वो साहित्य का लिखने का तरीका क्या है, संरचना कैसी है और भाषा का प्रयोग कैसे हो रहा है, इन सब का अनुकरण करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। विद्यार्थी श्रेष्ठ लेखन शैली, विचारों की अभिव्यक्ति, रचना संरचना, वाक्य विन्यास और भाषिक सौंदर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखकर समझें और फिर उसी की नकल करके अपनी लेखन क्षमता का विकास करें। यह विधि विशेष रूप से प्रारंभिक और मध्य स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। मतलब प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है क्योंकि वहां पर विद्यार्थी जो है वो शिक्षक का अनुकरण कर रहा है और शिक्षक जो है वो एक आदर्श के रूप में सामने प्रस्तुत है। शिक्षक कैसे कार्य कर रहा है, कक्षा में रह करके उसके द्वारा जो पठन कार्य किया जा रहा है वो किस प्रकार से है, कहाँ पर रुकता है और विरामों को भी ध्यान दिया जा रहा है। तो उस जो भी शिक्षक कर रहा है उसी को ही विद्यार्थी जो है उसका अनुकरण करना सीखते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये उसी के नकल करने लेखन क्षमता को विकसित, मतलब नकल करके लेखन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये विधि विशेष रूप से माध्यमिक और जो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, जहाँ वे स्वतः सृजन में पूरी तरह सक्षम नहीं होते, लेकिन प्रेरणादायी सामग्री उन्हें दिशा देती है। आदर्श अनुकरण केवल नकल की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षणात्मक ढांचा है, जो धीरे धीरे आत्मनिर्भर लेखन की ओर ले जाता है। यह प्रणाली साहित्यिक रचनाओं, पत्रों, संवादों, अनुच्छेदों, विज्ञापनों आदि सभी विधाओं के लिए प्रभावी प्रयुक्त की जा सकती है। आदर्श अनुकरण प्रणाली का उदाहरण विषय है स्वच्छता का महत्व, इस पर अनुच्छेद लेखन करना है। तो क्या प्रक्रिया होगी आदर्श अनुकरण प्रणाली की? शिक्षक सबसे पहले श्याम पट पर या प्रोजेक्टर से एक उत्तम अनुच्छेद पढ़ता है और अनुच्छेद का शीर्षक क्या होगा या अनुच्छेद किससे संबंधित होगा? वो स्वच्छता के महत्व से संबंधित होगा। स्वच्छता केवल आदत नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार है। अब हमारा वातावरण साफ सुथरा होता है तो हम रोगों से भी सुरक्षित रहते हैं। अब शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देता है, आप इसी विषय पर अपने शब्दों में इस शैली और क्रमबद्धता का ध्यान रखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। अर्थात सामने शिक्षक ने पहले अनुच्छेद प्रस्तुत किया और उसको बताया, फिर कहा गया कि इसी तरह का अनुच्छेद की रचना करनी है और उसमें उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना है। जो भी शैली उस अनुच्छेद के अनुसार शैली होगी और क्रमबद्धता होगी, उसको भी ध्यान में रखना है। वाद विवाद या तर्क प्रणाली। वाद विवाद या तर्क प्रणाली रचना शिक्षण की वह विधि है जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न पक्षों पर तर्क प्रस्तुत करने का अभ्यास कराया जाता है, ताकि वे भाषा के प्रयोग के साथ साथ तार्किक सोच, तथ्यात्मक प्रस्तुति और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का भी विकास कर सकें। इस प्रणाली में विद्यार्थियों को किसी विवादास्पद विषय पर 2 या 2 से अधिक पक्षों में बांटकर विचार रखने के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे पक्ष और विपक्ष। तर्क प्रणाली रचना शिक्षण को सामान्य वर्णनात्मक लेखन से ऊपर उठाकर विश्लेषणात्मक लेखन की ओर अग्रसर करती है, जिससे विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, भाषा की स्पष्टता, तथ्य संयोजन और विचार संतुलन जैसी क्षमताओं का विकास भी होता है।
यह विधि विद्यार्थियों को समस्या के बहुपक्षीय विश्लेषण के लिए भी प्रेरित करती है और उन्हें आत्मविश्वास पूर्वक अपनी बात रखने का अभ्यास भी कराती है। रचना शिक्षण में इसका प्रयोग विशेषकर निबंध लेखन, विचारात्मक लेखन, संवाद लेखन आदि में किया जाता है। अर्थात वाद विवाद या तर्क से स्पष्ट हो रहा है कि विभिन्न पक्षों पर तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं और जो विद्यार्थी हैं वो आपस में अपने समूह में वाद विवाद भी करते हैं, किसी विशिष्ट विषय पर पक्ष पर भी विचार रखते हैं और विपक्ष पर भी विचार रखते हैं। तो इस प्रकार इस प्रणाली के माध्यम से सामान्य वर्णनात्मक लेखन से ऊपर उठकर विश्लेषणात्मक लेखन की ओर अग्रसर किया जाता है। वाद विवाद या तर्क प्रणाली का उदाहरण विषय मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, ये एक विषय दिया गया है। प्रक्रिया क्या होगी? शिक्षक कक्षा को 2 समूहों में बांटता है। एक पक्ष मोबाइल फोन वरदान पर तर्क देगा और दूसरा मोबाइल फोन अभिशाप पर। दोनों समूह विचार की चर्चा होती है। दूसरी ओर लत, एकाग्रता में कमी और सामाजिक अलगाव की, मतलब जो पक्ष और विपक्ष पर लोग अपने अपने वाद विवाद के बाद शिक्षक विद्यार्थियों से कहता है, अब आप इस विषय पर एक विचारात्मक निबंध लिखिए जिसमें प्रस्तुत करें। रचना शिक्षण के पद पर बात करते हैं। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन अथवा पुनरावृत्ति, गृह कार्य। तो इस प्रकार से रचना शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए जब कक्षा में रचना का शिक्षण किया जाएगा तो कौन से पद होंगे, किस सोपान से गुजरना होगा, उस पर यहाँ पर बात हो रही है। तो रचना शिक्षण के 7 पद है जिस पर हम लोग शिक्षण के समान उद्देश्य वे व्यापक लक्ष्य होते हैं जो लगभग हर लागू होते हैं। इनमें विद्यार्थियों की आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, उनकी दक्षताओं को विकसित करना, व्यवहारिक लेखन में कुशलता लाना सम्मिलित है। अर्थात जो पूरी तरह बनते हैं वो समान उद्देश्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यापक लक्ष्य, विशिष्ट उद्देश्य उन लक्ष्यों को दर्शाते हैं जो किसी एक पाठ या रचना गतिविधि के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें इस तरह तैयार किया जाता है कि विद्यार्थी के व्यवहार या लेखन में कौन सा बदलाव अपेक्षित है, यह स्पष्ट हो सके कि ये उद्देश्य क्रियाशील और मापनीय भाषा में लिखे जाते हैं ताकि शिक्षण के बाद उसका आकलन किया जा सके। अर्थात विशिष्ट उद्देश्य जो है वो एक पाठ या जिस पर रचना का कार्य किया जा रहा है, जिस पर रचना गतिविधि के लिए जो निर्धारित किया गया, उससे संबंधित जो उद्देश्य होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। अर्थात इसके माध्यम से ही विद्यार्थियों के व्यवहार में कैसा परिवर्तन हो रहा है और जो परिवर्तन की अपेक्षा की गई थी उस तरह का परिवर्तन हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, इसको भी स्पष्ट किया जाता है। प्रस्तावना का तात्पर्य है विद्यार्थियों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। शिक्षक सीधे पाठ शुरू नहीं करता, वरन किसी प्रश्न, चित्र, संवाद या प्रेरक गतिविधि के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाता है जिससे विद्यार्थी उत्सुकता से रचना गतिविधि में भाग ले सकें। अर्थात प्रस्तावना जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको सीखने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, मानसिक रूप से तैयार करने की यहाँ पर बात आती है। उद्देश्य कथन, इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से बताता है कि आज का कार्य क्या है और उनसे क्या अपेक्षित है, यानी शिक्षक अपने आज के शिक्षण लक्ष्य को स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों के सामने रखता है। मतलब उद्देश्य कथन जो इस निश्चित समय पर शिक्षण कार्य होगा किसी विशिष्ट विषय पर, तो उस विशिष्ट विषय में को हम इस तरह से बताया जाता है कि विद्यार्थी तुरंत सजग हो जाते हैं कि आज इस कक्षा में हमें कौन से विषय पर चर्चा करनी है ना, क्या अपेक्षाएं हमसे की जा रही हैं और जबकि हमारी कक्षा का अंत होगा तो हमें से क्या, हमारे व्यवहार में हमें क्या परिवर्तन दिखाई देंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, इसमें शिक्षक
सहायक सामग्री जैसे चित्र, वस्तु या वाचन सामग्री का उपयोग करता है। मतलब जो भी पहले सब सारी चीज़ों को बता लिया गया, उद्देश्य कथन के द्वारा आज के विषय को भी बच्चों के सामने रख दिया गया। अब आती है बात कि चित्र है या कोई वस्तु है या वाचन सामग्री का उपयोग किया जाता है ना? ये सारी शिक्षण सहायक सामग्री होती है, उनके माध्यम से हम शिक्षण का कार्य करते हैं और विकासात्मक प्रश्न के माध्यम से विषय को आगे बढ़ाया जाता है। छात्र सक्रिय रूप से शिक्षक के निर्देशन में लेखन कार्य करते हैं और रचना को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। मूल्यांकन अथवा पुनरावृत्ति, इस चरण में शिक्षक रचनाकार को संक्षेप में दोहराता है। मतलब जो मूल्यांकन और पुनरावृत्ति है उसमें जो भी रचना का कार्य किया गया उसको बिल्कुल संक्षेप में बताया जाता है और इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को भी स्पष्ट किया जाता है। वह कुछ प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की समझ की जांच करता है। मतलब शिक्षक जो रचना की गई उसको संक्षेप में दोहराएगा, मुख्य बिंदुओं को बताएगा और प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों में क्या समझ विकसित हुई है इसकी भी जांच करता है और आवश्यक सुधारों की ओर मार्गदर्शन भी करता है। गृह कार्य, सबसे अंतिम पद जो है वो गृह कार्य है। पाठ के अंत में शिक्षक रचना से जुड़ा कोई कार्य विद्यार्थियों को घर के लिए देता है ताकि वे जो कुछ सीखते हैं उसका अभ्यास कर सकें और अपनी लेखन क्षमता को मजबूत कर सकें। निष्कर्ष के में कह सकते हैं कि रचना शिक्षण भाषा शिक्षण की वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को केवल शब्दों के प्रयोग तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें विचारशील, अभिव्यक्तिपूर्ण और सृजनशील व्यक्ति के रूप में भी विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। यह शिक्षण विद्यार्थियों में भाषिक संरचना, मौलिकता, तार्किकता और संप्रेषणीयता का समन्वय स्थापित करता है। रचना शिक्षण के विभिन्न स्वरूप है। मौखिक और लिखित शिक्षण को बहुआयामी और स्तरानुकूल बनाते हैं। रचना शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न शिक्षण विधियां जैसे उद्बोधन, प्रवचन, रूपरेखा, आदर्श अनुकरण, वाद विवाद, स्वाध्याय आदि विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और लेखन क्षमता को भी पोषित करती है। साथ ही रचना शिक्षण के प्रत्येक पद जैसे प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन और गृह कार्य, ये सब विद्यार्थियों को संगठित लेखन अभ्यास के लिए भी एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अतः कह सकते हैं कि रचना शिक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, चिंतन क्षमता और भावनात्मक संतुलन के लिए एक अत्यंत प्रभावी उपकरण है। यह न केवल भाषा को जीवन से जोड़ता है, बल्कि शिक्षण को अनुभवात्मक, रचनात्मक और अर्थपूर्ण भी बनाता है। इस प्रकार से इस व्याख्यान में विस्तार से रचना शिक्षण की जो विभिन्न प्रणाली है उस पर बात की गई है और वो भी मुख्य रूप से जो माध्यमिक स्तर पर प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। माध्यमिक स्तर पर जब रचना शिक्षण की बात आती है तो वहां पर कौन कौन सी प्रणाली उपयुक्त हो सकती है उस पर बात की गई। साथ ही रचना शिक्षण के पद कौन कौन से हैं जिनका पालन करते हुए हम कक्षा में विद्यार्थियों के साथ रचना शिक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात रचना करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में इन दो बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। धन्यवाद।